प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। अभी हमने 2 वीडियो अपलोड की, दोनों में देखा संसद की कुछ जरूरी चीज़ें संविधान से जो संबंधित थी। पहले में हमने देखा था न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। दूसरे वीडियो में हमने लोकसभा को देखा। वहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बोलते समय। लिखते समय तो सही लिखा था अनुच्छेद, लेकिन बोलते समय मैंने जो है अनुच्छेद 80 बोल दिया था। उसमें आप सुधार कर लीजिएगा। लोकसभा अनुच्छेद 81। ठीक, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। और यहाँ देखते हैं राज्यसभा के बारे में तो 79 से ही शुरू करते हैं। फिर से ध्यान रखना है कि संसद के गठन के बारे में संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 79 जो संसद के गठन के बारे में बताता है, संसद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के गठन। एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ। 79 में 79 अनुच्छेद ये कहता है कि संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर के बनेगी। एक बार फिर रिपीट करा दूँ कि सीक्वेंस सीधा यही होना चाहिए। पहले आएगा राष्ट्रपति, फिर आएगा राज्यसभा, फिर लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे राज्यसभा के बारे में और अंत में दोनों की कर लेंगे तुलना। तो राज्यसभा के बारे में देखा जाए तो राज्यसभा को अंग्रेजी में जो हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा की संरचना अभी देखनी है। राज्यसभा की संरचना के बारे में देखा एक डायग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है। वीडियो के एंड में मैं हटूंगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके आपको अपनी कॉपी पे उतारना होगा। तो अभी देखते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा बनेगी कैसे? जैसे हमने लोकसभा के बारे में देखा था, लोकसभा को भी कुछ नाम दिए गए थे, वैसे ही राज्यसभा को भी कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे अस्थाई सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन। क्वेश्चन भी वैसे बनने हैं कि इनमें से कौन सा अस्थाई सदन है, इनमें से कौन सा उच्च सदन है, इनमें से किस सदन को हम द्वितीय सदन कहते हैं। और ऑप्शन राज्यसभा। अस्थाई सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा। अंतर, ऐसी उम्मीद करता हूं कि अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब राज्यसभा की संरचना देख लेते हैं। तो जैसे वहाँ लोकसभा में हमने अधिकतम और न्यूनतम में बांटा था, वैसे यहाँ भी बांटेंगे। वहाँ हमने देखा था लोकसभा के न्यूनतम अधिकतम सदस्यों की संख्या जो थी वो 552, वैसे ही यहाँ राज्यसभा में हम देखेंगे। ठीक, तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या अगर देखी जाए तो अनुच्छेद 80 का पार्ट 1 ये कहता है कि राज्यसभा 250 अधिकतम सदस्यों से मिलकर बनेगी। अब ये 250 आएंगे कहाँ से? तो इन 250 में देखा जाए तो 238 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। और ये 12 सदस्य जो आएंगे वो साहित्य, समाज सेवा, कला और विज्ञान के क्षेत्र में प्रवीण लोग, या राष्ट्रपति के नज़र में अगर इन क्षेत्र में उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उनको इसमें मनोनीत कर सकता है। अब वैसे ही फिर हम देखते हैं वर्तमान सदस्य संख्या कि राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो वर्तमान सदस्य संख्या हमारी बैठती है 245। अब इस 245 को तोड़ा जाए, जब भी क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो आंसर हमारा 250। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो आंसर हमारा 245। अब ये 245 कहाँ से आएंगे? तो 245 में भी हम बंटवारा करेंगे। 233 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आएंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति करेगा मनोनीत। ठीक, अब देखना है कि राज्यों के जो 233 सदस्य आ रहे हैं वर्तमान राज्यसभा में, ये आए कहाँ से? तो वर्तमान 233 सदस्यों में से कल हमने देखा था ना, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 28 राज्यों से 225 सदस्य निर्वाचित होकर के आएंगे और इन केंद्र शासित प्रदेशों से 8। अब यहाँ ध्यान दे लेना है थोड़ा, क्योंकि जो अनुच्छेद 80 के ही तहत राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा। ठीक है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभाएं हैं वहीं से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होकर के आएंगे। ये दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि 8 अपने यहाँ भी वर्तमान में देखा जाए तो 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है। एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जम्मू कश्मीर।
ठीक है। तो जो 8 सदस्य जो आ रहे हैं राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से, तो 3 आएंगे दिल्ली से, 4 आएंगे जम्मू कश्मीर से और 1 आएगा पुडुचेरी से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से, अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की हो सकती है 250, वर्तमान सदस्य संख्या है 245। ठीक, 245 में से 233 राज्यों से, 12 करेगा राष्ट्रपति मनोनीत। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करके पूछा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, तो आंसर होगा 12। अब इन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? अभी जैसा कि मैंने बताया कि इन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 2 तरह के निर्वाचनों की व्यवस्था है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जैसे लोकसभा का निर्वाचन जो हमने देखा था वो प्रत्यक्ष था, और हमारे द्वारा अब राज्यों में क्या है, राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। जैसे केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा चुने गए विधानसभा के सदस्य, यानी जिनको हम विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, सिर्फ वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। और किस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य चुन के जाते हैं, जिनकी संख्या है 31। और कल हम लोगों ने लोकसभा में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सदस्य चुन करके जाएंगे। ठीक, अब ये देखना है कि राज्यसभा में 2003 में राज्यसभा के निर्वाचन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया कि राज्यसभा के सदस्य जो भी चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का खड़े होंगे, वहाँ ये देखना है कि वो क्या परिवर्तन हुआ। तो 2003 के पहले एक बाउंडेशन था या एक प्रतिबंध था कि वही राज्यसभा से उस जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा उसको उस राज्य का निवासी होना जरूरी था। लेकिन 2003 में इसमें किया गया परिवर्तन, और अब सिस्टम ये है कि वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य से राज्यसभा के चुनाव के लिए वो खड़ा हो सकता है। दूसरा, भारत में अधिकतर मतदान गुप्त हैं, लेकिन यहाँ राज्यसभा के सदस्यों का जो मतदान है उसको गुप्त नहीं रखा गया है, इसे खुला मतदान रखा गया है। खुला मतदान का मतलब कि हम देख सकते हैं कि अगले व्यक्ति ने किसको वोट दिया है। तो ये ध्यान में रख लेना है कि केवल मात्र एक राज्यसभा का निर्वाचन, एक ऐसा निर्वाचन अभी बैठ रहा है जहां मतदान गुप्त ना हो करके खुले तौर पर होता है, और बाकी सारे जगहों पर मतदान गुप्त होता है। तो छोटी सी वीडियो थी, राज्यसभा के बारे में हमने बताया। अब दोनों की तुलना कर लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हमसे गलत होता है। पहला तो ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष, जैसे अधिकतर लोगों का आंसर 6 आ रहा है ना, तो ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी। अभी आपने लिखा ना अस्थायी सदन, तो राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होगी। ठीक, हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। तो ये, और योग्यता, हाँ, भारतीय संविधान में एक व्यवस्था की गई कि नीचे से लेके ऊपर तक का कोई भी व्यक्ति इस संसद में पहुंच सके, इसलिए यहाँ शैक्षिक योग्यता को किनारे कर दिया गया। यानी कि आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तब भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीत करके इस सदन में पहुंच सकते हैं। अब ध्यान देना है कि ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनकी सीटों की संख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही तय होगी। अनुपात एक ही होगा सारे राज्यों में। जैसे कल हमने समझाया था लोकसभा में कि अगर 1 लाख पे एक लोकसभा सदस्य को अगर चुना जाता है तो जाहिर सी बात है पूरे भारत में हर राज्य में यही रेशियो लागू। ऐसे ही राज्यसभा में अमूमन शुरुआत जो होती है वो 50 लाख जनसंख्या पे, 50 लाख जनसंख्या पे अमूमन एक सदस्य का चुनाव होता है सामान्य तौर पर। लेकिन आगे चल के इसमें और भी व्यवस्थाएं हैं, जब बाद में पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे देखेंगे। तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, इसलिए सबसे अधिक सीटें राज्यसभा की उत्तर प्रदेश राज्य से। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं 80,
उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक राज्यसभा सीटें हैं 31। उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं 403। रीजन स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बाकी राज्यों से काफ़ी अधिक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आप लोग ध्यान से पढ़िए। लोकसभा और राज्यसभा वाले दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ करके कंक्लूजन निकालिए। हाँ, वहाँ सुधार कर लीजिएगा। लोकसभा वाले में वहाँ बोलते समय मैंने अनुच्छेद 80 बोल दिया था, लेकिन वहाँ अनुच्छेद होगा 81। याद करना बिल्कुल आसान है। एक छोटा सा ट्रिक, सरल सा ट्रिक है। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, और तीनों का अनुच्छेद एक साथ 79, 80, 81। ये सुधार कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे संविधान के प्रॉपर क्लास की। चैप्टर 1 से शुरू होगा। संविधान की विकास यात्रा पहले हम देखेंगे, एक परिचय जिसको कह लेते हैं कि आखिर संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कैसे चीज़ें आगे आईं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद उद्देशिका, उसके बाद भाग 1 से शुरुआत करेंगे, और सबसे आखिरी चैप्टर जैसा कि मैंने बता रखा है संवैधानिक विकास। यानी कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने, उस समय जब अंग्रेज आए तब तो हमारे देश में राजतंत्र था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं का राज था, तो अलग अलग तरीके से हर राज्य के अलग अलग नियम थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने एक व्यवस्था शुरू की, भले ही अपने लिए शुरू की, लेकिन 1773 का एक अधिनियम, एक एक्ट उन्होंने पारित किया 1773 का। और हम ये मान लेते हैं 1773 के एक्ट से ही भारत की संसदीय व्यवस्था, भारत के संविधान के विकास की शुरुआत हो गई। और 1935 उनके द्वारा पारित किया गया आखिरी अधिनियम था। तो इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा टिपिकल चैप्टर है इसलिए इसको बाद में देखेंगे। अभी संविधान को हम 2 पार्टों में बांट करके देखेंगे। पहला तो संविधान का परिचय देखेंगे, संविधान का निर्माण कैसे शुरू हुआ। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 क तक। हर भारत के आम नागरिक को कम से कम अनुच्छेद 1 से लेकर 51 क तक मालूम होना चाहिए कि उसको अपने अधिकार पता हों। इसी में हम मूल अधिकार देखेंगे, मूल कर्तव्य देखेंगे, राज्य के नीति के निदेशक तत्व देखेंगे, और दूसरे पार्ट में बाकी चीज़ें। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और शुरुआत करेंगे इस संविधान के सब्जेक्ट की। ये 3 बेसिक चीज़ें आप तैयार करके रखिए। यकीन मानिए कई बेसिक एग्जाम हो, चाहे IAS तक के एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, अभी PCS 2023 का एग्जाम हुआ और GS के पेपर में एक सीधा सा क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। नीचे मिलाने के लिए दिया था, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, 1 2 दोनों नहीं सही है। तो ये छोटे क्वेश्चन कभी भी कंफ्यूज कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िए। मैं यहाँ से 5 सेकंड के लिए हटूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में उतारिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।